हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये आपका BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल का है। जल्दी से इस कोर्स को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आज 100% कर देंगे, एक के बाद एक हम वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि इसमें 2 ब्लॉक है, जिसमें फर्स्ट ब्लॉक जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यानी खंड 1। अब ये खंड 2 हम करा रहे हैं, और खंड 2 में हम आज पढ़ेंगे यूनिट 9 यानी इकाई 9 कार्यालयी लेखन। इकाई 9 यूनिट 9 कार्यालयी लेखन, रिपोर्ट और कार्यवृत्त पढ़ेंगे। फिर इसके बाद रह जाएगी 10, 11, 12 यानी 3 यूनिट रह जाएगी, जो हम आपके लिए इसके बाद लेके आएंगे। तो आज जो हमारा है BHDLA 137 फिनिश्ड हो जाएगा। इसके बाद हम BHIC 133 लेके आएंगे, और इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनके लेके आएंगे। ओके, तो चलिए आज हम देख लेते हैं कार्यालयी लेखन, देख लेते हैं। ओके, संचार के साधन तो हो ही है। आ गया यहाँ पे यूनिट 9 कार्यालयी लेखन। कार्यालयी लेखन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं ये जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो चीजें हैं वो आती है रिपोर्ट और कार्यवृत्त। रिपोर्ट प्रतिवेदन, ठीक है, इसको प्रतिवेदन भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। और कार्यवृत्त, तो इसमें हम पढ़ेंगे कार्यालयी लेखन, जिसके अंतर्गत जो कार्यालयी लेखन होता है उसमें भाषा का क्या महत्व है, कार्यालयी लेखन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, कार्यालयी लेखन का मतलब है जो कार्यालय के लिए यानी जो ऑफिस के लिए लेटर लिखे जाते हैं, पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है ना, बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। और इसकी जो लैंग्वेज, जो भाषा होती है, बहुत सटीक, सरल और रिस्पेक्टेड होती है। ये भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो चलिए आइए, फिर यहाँ पे रिपोर्ट प्रतिवेदन पढ़ेंगे, प्रतिवेदन के प्रकार, प्रतिवेदन का ढांचा, कार्यवृत्त देख लेंगे, ठीक है, कि कार्यवृत्त तथा कार्य सूची में क्या अंतर है। इसमें से एक ही लेंगे, थोड़ा सा नजर डालेंगे लेखन प्रक्रिया पे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि कार्यालयी लेखन में भाषा का क्या महत्व है, प्रकार पे नजर डालेंगे, रिपोर्ट प्रतिवेदन के प्रकार क्या है ये हम पढ़ेंगे, ढांचे पे नजर डालेंगे, यानी प्रतिवेदन के प्रकार, रिपोर्ट या प्रतिवेदन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं ये इंपॉर्टेंट है, और कार्यालयी लेखन में भाषा का क्या महत्व है ये इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं, बाकी पे हम नजर डालेंगे, ठीक है। कार्यवृत्त, कार्य सूची पे भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इस पर हम थोड़ा सा नजर डाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये यूनिट 2 आपकी है, सॉरी ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 में 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्यालयीन जो है कार्यालय से निकला हुआ है, ठीक है। अब कार्यालयों में होने वाले जो एक्टिविटी होती है, क्रियाकलाप होती है, वो लेटर के माध्यम से ही होती है। कोई नोटिफिकेशन निकाला जाता है, गजटेड नोटिफिकेशन है, किसी भी तरह का हो, तो यहाँ पर देख लेते हैं। कार्यालय एक व्यापक शब्द है, यानी कि बहुत बड़ा शब्द है, और आमतौर पर विभिन्न तरह के संस्थान और व्यावसायिक संगठन अपने कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यूनतम जरूरी ढांचे का गठन करते हैं, और जिनमें कुछ लोग उन सब गतिविधियों को अंजाम देते हैं, और जिससे उन संस्थान या संगठन के लिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। और इनमें से पत्रों को प्राप्त करना, पत्र भेजना और पत्र का उत्तर देना, विभाग के अंदर और दूसरे विभागों के बीच होने वाले विभिन्न स्तरीय पत्राचार कार्य को संपन्न कराना, संस्थानों संगठनों संबंधित वित्तीय गतिविधियों का लेखा जोखा रखना आदि कार्य कार्यालयों के माध्यम से पूरे किए जाते हैं, ठीक है। तो कार्यालय में होने वाली जो जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सभी का एक ढांचा बनाया जाता है, मानक ढांचा बनाया जाता है, और इससे परिचित होना, इस अध्याय में हम इससे परिचित होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको इस लैंग्वेज में समझे, आपके समझ में आया क्या। तो देखिए, कार्यालय शब्द जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में व्यापक है, यानी बहुत बड़ा है, फैला हुआ एक ये शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपके इग्नू को ले लेते हैं। इग्नू भी क्या है, एक ऑफिस ही तो है ना, यूनिवर्सिटी है, तो क्या है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इग्नू जो है हेड क्वार्टर, जो मेन ऑफिस है वो दिल्ली में है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना कि संस्थान और व्यवसायिक संगठन अपने कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यूनतम जरूरी ढांचे का गठन करते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी इग्नू है वो अपने काम को करने के लिए, अब क्योंकि यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे है, यानी कि है तो इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन अगर हम इंडिया की यहाँ पे बात करते हैं तो सभी जगह के लोग यहाँ पे आएंगे और पढ़ेंगे, एडमिशन लेंगे। तो भाई अगर हर एक बंदा, कोई पंजाब में रहने वाला है, कोई महाराष्ट्र में, कोई साउथ में रहने वाला है, तो वो दिल्ली आके तो एडमिशन नहीं ले सकता ना, है ना। तो और यदि ले भी सकता है, चलो ऑनलाइन प्रोसेस से ले सकता है, तो हर एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। तो इसलिए
अपने इस यूनिवर्सिटी को, अपने इस ढांचे को, ठीक है, अपने इस यूनिवर्सिटी के काम को, अपने इस विश्वविद्यालय के काम को अच्छे ढंग से करने के लिए उसने एक ढांचा तैयार किया, एक ढांचे का गठन किया, स्ट्रक्चर तैयार किया। स्ट्रक्चर क्या तैयार किया कि उसने एक ब्रांचेस खोल दी सभी जगह, ब्रांचेस यानी आरसी जो है, तो उसने हर एक स्टेट में और हर एक स्टेट के हर एक जो डिविजन होते हैं वहां पे आरसी खोल दिया। तो आरसी का डायरेक्ट कांटेक्ट किससे होता है? हेडक्वार्टर से होता है। अब भाई आरसी के पास भी बहुत से काम होते हैं, अब सभी बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, आरसी तो पर्टिकुलर डिवीजन पे हो गई। तो अब क्या किया जाता है, क्योंकि बच्चे शहर से भी पढ़ने आते हैं, गांवों से भी आते हैं, तो फिर स्टडी सेंटर खोल दिए जाते हैं। तो उससे और नीचे वाला तबका हो गया, शहर हो गया, सिटी हो गया, फिर गांव टाइप के हो गए, है ना। तो ये क्या होता है, ये हो गया एक कार्यालय को, एक कार्यालय में अच्छे ढंग से कामकाज हो, उस कार्यालय को अच्छे ढंग से चलाने के लिए एक उसका गठन किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर एक तैयार किया जाता है कि किस तरह से हम अपने कामों को यहाँ पे कर सकते हैं। हमने एज एग्जांपल आपको समझाया, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर संस्थान या संगठन का, संगठन जो होते हैं, जैसे एग्नू एक संस्था हो गई, तो ठीक है ना, तो उसने अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलती है आरसी से और किससे? स्टडी सेंटर से मिलती है। राइट, समझ में आया ना। अब भाई मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, अब आपने स्टडी सेंटर को मैसेज भेजा, तो वो क्या करेगा? उस ईमेल भेजा, तो वो ईमेल या फिर लेटर कहाँ भेजेगा? आरसी को भेजेगा, वो फॉरवर्ड कर देगा, फिर आरसी क्या करेगा? उसको फॉरवर्ड करके कहाँ भेज देगा? हेडक्वार्टर भेज देगा। तो ये होता है पत्र भेजना, पत्र का उत्तर देना, फिर वहां से जो रिप्लाई आएगा तो वो जो उनके बस में नहीं है और जो जितना उनको नॉलेज है तो वो सीधे आपको यहाँ पे आंसर कर देते हैं। तो यही होता है पत्र भेजना, पत्र का उत्तर देना, विभाग के अंदर और दूसरे जो विभाग होते हैं उनके बीच जनरली, अभी तो यूनिवर्सिटी एक से संबंधित है, सिर्फ इग्नू से संबंधित है, बैंक वगैरह हो गए एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, संबंधित होते हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? अपने बीच में हर एक अपने काम का आदान प्रदान करते हैं, किसके माध्यम से? लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी कार्यालयों में जो भी गतिविधियां होती हैं उनका एक मानक ढांचा तैयार हो जाता है, जो अभी हमने आपको समझाया है, ठीक है। कार्यालयी लेखन क्या होता है, अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, और उसमें भाषा का क्या महत्व है। तो कार्यालयी लेखन से तात्पर्य उस लेखन तथा लेखन प्रक्रिया से है जो विभिन्न कार्यालयों में संपन्न किया जाता है। यानी जैसे मैंने अभी आज एग्जांपल दिया, यूनिवर्सिटी का ले लीजिए, वहां पे भी बहुत सारे वर्क होते हैं। आप फॉर्म भरते हैं तो उसकी प्रोसेस होती है, छटनी होती है, उसको देखा जाता है, फिर उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। आपका यदि फॉर्म मान लीजिए कुछ आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भेजी है तो या तो आपका फॉर्म जो निरस्त कर दिया जाता है, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपने ये गलत भेजा है, अभी करेक्शन का टाइम है, आप करेक्शन कर लीजिए। तो ये सभी चीजें यानी कि लेखन प्रक्रिया है जिससे जो विभिन्न कार्यालयों में संपन्न किया जाता है। तो ये सभी काम किसके माध्यम से होते हैं? आपको ईमेल आया तो ईमेल क्या है? लेखी तो है भाई, ठीक है, डिजिटल है, लेकिन मेल तो लिख के आपको भेजा गया। तो ऐसे काम, ऐसे कार्यालयी काम जो लिख कर या लेखन प्रक्रिया से, लिखने की प्रक्रिया से संपन्न किए जाते हैं, वो कार्यालयी लेखन कहलाते हैं, ठीक है ना। अब ये है कि कार्यालय के संदर्भ में लेखन प्रक्रिया भिन्न हो सकती है। जैसे डाक विभाग में क्या होगा? भिन्न हो जाएगी उसकी प्रक्रिया, लेकिन जीवन बीमा निगम में और भी भिन्न हो जाएगी। तो सभी बैंकों में, बैंक शब्द एक है लेकिन हर एक की जो प्रोसेस होती है किसकी लिखने की, वो सभी अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो बैंकों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली और लेखन रुपए पैसों से संबंधित होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी क्या है तो वहां पे रुपए से संबंधित नहीं होगा, आपके एनरोलमेंट नंबर से होगा, ठीक है ना, आपके मार्क से होगा, आपके एड्रेस से होगा, मोबाइल नंबर से होगा, इन चीजों से होगा, आपके नाम से, फादर नेम से, ये सभी चीजों से होगा। लेकिन बैंक में क्या हो जाएगा? बैंक में यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो पैसे संबंधित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये लेखन प्रक्रिया हो जाएगी। आकाशवाणी दूरदर्शन में लेखन भिन्न होगा, फिर भी कार्यालयी पद्धति लगभग समान होती है। डाक प्राप्ति पर आवत रजिस्टर या डायरी में डाक के बारे में कुछ सूचनाओं को दर्ज किया जाता है। तो ये लेखन पद्धति हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेखन पद्धति का मतलब क्या हुआ? कार्यालयी लेखन से उस लेखन या लेखन प्रक्रिया से जो विभिन्न कार्यालयों में यूज किए जाते हैं, और हर एक कार्यालय में जो लेखन पद्धति होती है वो अलग अलग होती है। और एक दो एग्जाम्पल देकर आप उसको समझा दीजिए, जैसे कि यहाँ पे समझाया गया, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कार्यालयी लेखन में सभी प्रकार के समाचार पत्र, टिप्पणी, आलेख, संक्षेपण आदि की प्रक्रिया सम्मिलित होती है, और विविध प्रकार के पत्र लेखन के संबंध में जो जानकारी है वो आगे यहाँ पर एक यूनिट में दे दी गई है, ठीक है। तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। जैसे रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन जो होता है, कार्यवृत्त यानी मिनट्स जो होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, कार्यालयी लेखन में भाषा का महत्व।
हम अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में लैंग्वेज का यूज करते हैं, हम बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन उतना रिस्पेक्ट हमारी लैंग्वेज में नहीं होता, सटीक उतनी सटीक सरल नहीं होती है, ठीक है ना, रिस्पेक्टेड नहीं होती है। और लेकिन जब हम कार्यालय लेखन की बात करते हैं तो यहाँ पे भाषा जो होती है बहुत सरल सटीक होती है, सहज होती है, ताकि यदि किसी को लेटर लिखा गया है, किसी से संबंधित सूचना देनी होती है तो वो आपके समझ में आ जाए। ये ना हो कि आपने अभी उसको समझा ही नहीं है, या आप उसको समझ नहीं पाए, या उस वर्ड का मतलब ही आप खोजते रह जाएं। ओके, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि जब भाषा का प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, जब भाषा का प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है तो भाषा स्वतः विकसित होने लगती है, राइट। और कार्यालयी लेखन में व्यक्ति की भावनाओं से भाषा का संबंध नहीं होता, वरन उसके व्यवसायिक पक्ष से होता है, जो मैंने अभी आपको कहा। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने घर में, फैमिली में किसी फ्रेंड को यदि लेटर लिखते हैं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, उसमें लैंग्वेज का भी ख्याल नहीं रखते हैं, फिर आप हाल समाचार उनका ले रहे हैं। यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप थोड़ा सा वहां पे उसके बारे में बताएंगे, थोड़ी सी भावनाओं के बारे में, मैं ठीक नहीं हूं, इस तरह से, वो भी फील करेगा बैड। लेकिन जो यहाँ पर कार्यालयी लेखन होते हैं, जो ऑफिस के लिए यूज किए जाते हैं, यहाँ पर जो होता है भावनाओं का कोई संबंध नहीं होता है, यहाँ पे भावना से काम नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि ये व्यवसायिक होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि व्यवसाय से संबंधित होते हैं तो यहाँ पर व्यवसायिक पक्ष से व्यवसायिक पक्ष का ध्यान रखा जाता है। तो भावों की नहीं, तथ्यों के अभिव्यक्ति को भाषा में महत्व दिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कार्यालयी लेखन होते हैं इसकी भाषा में क्या होता है, भावनाओं का कोई संबंध नहीं होता है, भावना से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो महत्व होता है वो किससे होता है, वो भाव से नहीं, व्यवसायिक पक्ष से होता है, यानी व्यवसायिक होते हैं। और साथ में यहाँ पर यहाँ पर भाव नहीं, तथ्यों को यहाँ पर जोर दिया जाता है, किसमें, कार्यालयी लेखन में, ठीक है ना। और विविध कार्यों में काम आने वाली भाषा का स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है। जिस कार्यालय के लिए, जिस काम के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, कि हो सकता है आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हो तो वहां पे रिक्वेस्ट नहीं होगा, लेकिन आप किसी से कुछ जानना चाह रहे हैं तो वहां पे रिक्वेस्ट वाला भाव हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना। तो ये होता है भाव। तो भाषा का स्वरूप प्रयोग में निखरता जाता है, विशिष्ट क्षेत्र में भाषा का प्रयोग बढ़ता जाता है, उस क्षेत्र की विशिष्ट भाषा बन जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र की शब्दावली भी अलग होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसको प्रयुक्त यानी रजिस्टर कहा जाता है। यानी कुछ शब्द वहां पर लिखे हुए होते हैं, पहले से ही फिट होते हैं, उन्हें बदला नहीं जाता है, A to Z उसको उठा लिया जाता है। जनरली आप लोग देखते हैं जब यूनो का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें वर्ड देखिए कुछ बिल्कुल A to Z हर एक नोटिफिकेशन में सेम होते हैं, उनमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाता है। तो कार्यालय के जिस विभाग में कार्यरत हो उसकी विशिष्ट शब्दावली तत्व संबंधी प्रयुक्त पहले से अधिकार उसमें रहता है कि ये लेटर इसके माध्यम से, इसके पर्पज से भेजा जा रहा है, तो इसमें ये भाषा जो है इंपॉर्टेंट होगी, जो पहले से होती है। और आप उस लेटर में बताना क्या है, मैसेज क्या देना है, सिर्फ वहां पे टाइप कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस दृष्टि से भाषा का विशेष महत्व हो जाता है, ठीक है, इतना समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब देख लेते हैं कार्यालयी लेखन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अनेक प्रकार का समाचार, टिप्पण, आलेखन, संक्षेपण आदि इसमें सभी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो यहाँ पे कार्य जो है इतने तो खास कुछ बताया नहीं है, यहाँ पे आप कर सकते हैं समाचार, टिप्पणी, आलेखन और संक्षेपण आदि, ठीक है। रिपोर्ट देख लेते हैं कि रिपोर्ट प्रतिवेदन क्या होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए पढ़ना, ठीक है ना। रिपोर्ट और प्रतिवेदन क्या है, और इसी में रिपोर्ट और प्रतिवेदन के बाद प्रतिवेदन के हम प्रकार देख लेंगे कि प्रतिवेदन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। और उसके क्योंकि इसमें दो ही आपकी चीजें जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कार्यालयी जो लेखन होता है वो क्या है, और इसका भाषा का महत्व, ये भाषा का महत्व इसमें वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो भाषा का महत्व इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ में रिपोर्ट क्या है, ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी प्रतिवेदन किसे कहते हैं और प्रतिवेदन के प्रकार कितने होते हैं ये देख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतिवेदन का क्या अर्थ होगा, तो प्रतिवेदन का अर्थ है
किसी भी संदर्भ में संपन्न हुई कार्रवाई का विवरण लिखित रूप में प्रस्तुत करना। देखिए, रिपोर्ट का मतलब ही होता है कि लिखना, ठीक है ना। नीचे नहीं बोलते कि हम रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं, तो क्या होता है वो लिखना, उसमें लिखने का काम होता है। तो जो भी जिससे भी संबंधित आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बहुत जैसे शिक्षा के अंतर्गत या व्यवसाय बिजनेस के अंतर्गत, एजुकेशन के अंदर सभी चीज़ों के अंतर्गत जो होता है, सरकारी जो कामकाज होते हैं, ऑफिशियली जो वर्क होते हैं, उनके अंतर्गत भी प्रतिवेदन लेखन होता है। तो किसी भी संदर्भ में, संदर्भ का मतलब यही हुआ किसी भी संदर्भ में, यानी किसी भी जगह जो भी कार्रवाई होती है उसका जो विवरण होता है वो लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, और वही जो लिखित रूप होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन बोलते हैं। तो किसी भी सभा, संस्था, विभाग में जो बैठक आयोजित की जाती है और उसकी जो कार्रवाई होती है उसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और यही प्रतिवेदन होता है। क्या होता है? यही प्रतिवेदन होता है। और कार्रवाई में बैठक में लिए गए अथवा पारित हुए प्रस्ताव या निर्णय स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज स्पष्ट है कि प्रतिवेदन बहुत ही संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। जो प्रतिवेदन यानी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो स्पष्ट होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। सभा में उपस्थित सदस्य सभी अध्यक्ष के नाम भी उल्लिखित होते हैं, और संस्था की बैठक पिछली बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि भी की जाती है और उसका भी उल्लेख किया जाता है। लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है? तो प्रतिवेदन संक्षिप्त होता है, ओके। कोई भी तथ्य अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अस्पष्ट होगा तो उससे विवाद उत्पन्न होगा, इसलिए सभी जो तथ्य होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। प्रतिवेदन में केवल आवश्यक बातों को स्थान दिया जाता है और इसमें क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाता है। ये मेन विशेषताएं हैं। अगर पूछ दे प्रतिवेदन से क्या समझते हैं उसकी विशेषताएं, तो ये विशेषताएं हैं प्रतिवेदन की। तो यहाँ पे यदि हम संक्षिप्त रूप में कहें कि प्रतिवेदन का क्या मतलब निकलता है, तो देखिए यहाँ पे संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि किसी अध्ययन के विषय या सभी तथ्यों की जांच करके उस संबंध में निष्कर्ष निकालने और सुझाव प्रस्तुत करने को प्रतिवेदन रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम ले लें कि एक कंपनी है और कंपनी में सेल्समैन भी होते हैं, किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, बेच रहे हैं, और वहाँ पे मैनेजर भी होता है। तो मैनेजर क्या होता है कि वीकली पे या फिर मंथली उनसे क्या कह सकता है, एक रिपोर्ट देने को कह सकता है कि जो प्रोडक्ट आपने सेल किए हैं अभी तक उसकी रिपोर्ट दीजिए कि मंथली में आपने कितने प्रोडक्ट सेल किए, कहाँ कैसे किए। तो ये क्या हो गया, ये प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट हो गया। तो किसी अध्ययन के विषय तथ्यों की जांच करके फिर उस संबंध में निष्कर्ष निकाल ले। फिर मैनेजर को जब वो प्रतिवेदन दे दिया जाएगा तो उसमें से वो निष्कर्ष निकालेगा और फिर वो सुझाव भी प्रस्तुत करेगा, फिर वो क्या करेगा, प्रतिवेदन देगा, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, रिपोर्ट या प्रतिवेदन कहते हैं। तो यह सामान्यतः रिपोर्ट एक ऐसा व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक विवरण होती है जो किसी घटना, कार्य पद्धति, व्यवसाय की स्थिति तथा अन्य तथ्यों पर प्रकाश डालती है। व्यवसाय की स्थिति जैसा मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है प्रतिवेदन को समझना, ठीक है। प्रतिवेदन का मतलब ही होता है कि जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय लिए जाते हैं उनकी जांच किया जाता है और उसके संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है और फिर वहां पे सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं, ओके। अब देख लेते हैं प्रतिवेदन के उदाहरण। प्रतिवेदन के उदाहरण यहाँ पे कुछ ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक दे दिया कि विद्यालय में 2 जनवरी 2017 को संपन्न हुई प्रेमचंद साहित्य सभा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है आपको। तो किसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है? प्रतिवेदन यहाँ पे प्रस्तुत करना है प्रेमचंद साहित्य सभा का, जो कि 2 जनवरी 2017 को संपन्न हुई थी। तो इसको किस तरह से संपन्न करेंगे? क्योंकि प्रतिवेदन ऑलवेज बहुत छोटा होता है, संक्षिप्त होता है और स्पष्ट होता है, हम शुरू में ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे कि विद्यालय के सभागार में सायं 4 बजे हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश की अध्यक्षता में प्रेमचंद्र साहित्य सभा की बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे। कार्यवाही का संचालन सभा के मंत्री दिवाकर ने किया। अब कौन कौन लोग उपस्थित थे? तो यहाँ पे देखिए इन सभी का नाम दिया हुआ है। और मंत्री महोदय ने विगत बैठक की कार्यवाही का विवरण पढ़कर सुनाया, जिसको सभी सदस्यों ने स्वीकृति दी। और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय ने सभा को यह समाचार सुनाया कि प्राचार्य महोदय ने सभा की प्रगति से प्रसन्न होकर विद्यालय से 5,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। और सभी ने करतल ध्वनि से प्रधानाचार्य महोदय का धन्यवाद किया। और इसके पश्चात बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। तो इस तरह से ये जो होता है एक प्रतिवेदन लेखन यानी रिपोर्ट का उदाहरण होता है, ठीक है।
यहाँ पे लिखते कैसे हैं ये देख लेते हैं। जो प्रतिवेदन होता है, जो रिपोर्ट होता है, उसको लिखा कैसे जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग जिसको हम कहते हैं, रिपोर्ट करना, ठीक है ना। प्रतिवेदन रिपोर्ट और प्रतिवेदन लेखन रिपोर्टिंग। तो देखिए अब प्रतिवेदन एक प्रकार का ज्ञापन होता है जो किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संदर्भ में लिखित विवरण प्रस्तुत करना होता है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि एक ज्ञापन है जो कोई घटना होती है या फिर कोई आयोजन होता है। आयोजन में मैंने मुंशी प्रेमचंद का भी आपको एग्जाम्पल दिया, और घटना के संबंध में मान लीजिए ऑफिशियली कोई एक चीज होता है कि ऑफिस में कोई चोरी हो गई, कुछ ऐसा होगा, तो वहाँ पे भी प्रतिवेदन देना पड़ता है। माल की डिलीवरी सही समय पे नहीं हुई तो वहाँ पे भी एक प्रतिवेदन यानी एक रिपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है ना। प्रतिवेदन के प्रकार में देख लेते हैं। घटना संबंधी जांच प्रतिवेदन, ठीक है। फिर घटना संबंधी विवरणात्मक प्रतिवेदन होता है। घटना संबंधी आयोजन संबंधी अवलोकन प्रतिवेदन भी यहाँ पे होते हैं। लेकिन हम विशेष तौर पे एक प्रारूप देख लेते हैं प्रतिवेदन का सबसे पहले कि उसका प्रारूप क्या होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए प्रतिवेदन दिया हुआ है, दिनांक, दिन, महीना, वर्ष यहाँ पे आपको डालना होगा। फिर पैराग्राफ, जैसे जांच के लिए गठित समिति की बनावट, सदस्यों की संख्या क्या होगी, प्रतिवेदन के उद्देश्य क्या है एवं जांच संबंधी कार्यवाही, बैठकों की संख्या और जांच में शामिल लोगों की क्या संख्या, उनके क्या बयान होंगे, भी पैराग्राफ होगा। जांच संबंधी की गई कार्यवाही का विवरण होता है। जांच के लिए प्रस्तुत साक्ष्य देखे जाते हैं। पैराग्राफ, निष्कर्ष एवं समिति की सलाह। फिर पैराग्राफ वही होगा, यानी पैराग्राफ का मतलब जो जैसा होगा वो लिखना पड़ेगा। जैसे प्रतिवेदन एवं उद्देश्य एवं जांच संबंधी कार्यवाही एवं बैठकों की संख्या जो होगी, जांच में शामिल लोगों की संख्या क्या हो, उनके बयान क्या होंगे, वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। कहाँ पे लिखे जाएंगे? इस पैराग्राफ में यहाँ पे लिखे जाएंगे। फिर सेकंड टॉपिक हो जाएगा जांच संबंधी की गई कार्रवाई का विवरण और जांच के लिए प्रस्तुत साक्ष्य क्या होंगे, तो यहाँ पे लिखे जाएंगे। निष्कर्ष एवं समिति की सलाह, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है प्रतिवेदन का एक प्रारूप फॉर्मेट होता है। प्रतिवेदन के प्रकार देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए लघु रिपोर्ट प्रतिवेदन यानी शॉर्ट रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं। तो जब किसी विवरण को छोटे रूप में प्रस्तुत किया जाए या फिर उसकी भूमिका, विषय सामग्री, निष्कर्ष इत्यादि सभी कुछ छोटे आकार में होते हैं। तो सीधी सी बात है, जो भी विवरण होता है जब छोटे रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो क्या होता है, लघु रिपोर्ट कहलाता है, यानी संक्षिप्त रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं वो कहलाता है, ठीक है ना। और इसमें दिए गए समस्त जो अनुमान होते हैं वो तर्क तथ्यों पर आधारित होते हैं, यानी फैक्ट पर आधारित होते हैं। ओके, फिर इसी तरह से देख लेते हैं कि लघु रिपोर्ट को पत्र के रूप में लेटर फॉर्म प्रस्तुत किया जा सकता है। इनका जो प्रयोग होता है लघु रिपोर्ट का व्यवसायिक संचार के में यानी बिजनेस कम्युनिकेशन में 100% किया जाता है। फिर इसकी विशेषताएं यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे भी विशेषताएं दी हुई हैं। फिर दूसरा जो इसके प्रकार में आता है वो हो जाता है यहाँ पे आपका दीर्घ रिपोर्ट। लघु रिपोर्ट यानी छोटा रूप, दीर्घ रिपोर्ट यानी एक औपचारिक रिपोर्ट होती है, ठीक है। अ लॉन्ग रिपोर्ट इज अ फॉर्मल रिपोर्ट, और यह रिपोर्ट होती है जिसे विस्तार से तैयार किया जाता है। दीर्घ का मतलब भी होता है लंबा, तो इसको विस्तार से विधि पूर्वक जो है इसको तैयार किया जाता है, और साथ ही इन सूचनाओं के समर्थन में आवश्यक तथ्य भी दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रूफ भी यहाँ पे साबित किया जाता है। और इन रिपोर्ट में व्यवसाय की लेटी एवं बड़ी समस्याओं का गहनता से अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको कई खंडों में तैयार किया जाता है, इसलिए इसको जो है दीर्घ रिपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा होती हैं, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा। फिर तीसरा हो जाता है औपचारिक अथवा दीर्घ रिपोर्ट की तैयारी। तो औपचारिक अथवा दीर्घ रिपोर्ट की तैयारी, ठीक है ना, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मल और लॉन्ग रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के कई भाग होते हैं, उसे तैयार करने के लिए एक निश्चित क्रम को अपनाना होता है। वो क्रम कौन से होते हैं, निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। जैसे प्रथम भाग भूमिका होता है तैयार करना, द्वितीय भाग रिपोर्ट का मूल विवरण तैयार करना, और तृतीय भाग मूल विषय परिशिष्ट भाग होता है। ये 3 इसके भाग होते हैं, किसके, आपके प्रतिवेदन के। जो तीसरा पार्ट होता है औपचारिक एवं दीर्घ रिपोर्ट की तैयारी। तो इसमें हमने देखा कि प्रतिवेदन के प्रकार, तो प्रतिवेदन के 3 प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, लघु रिपोर्ट, ठीक है, जो बिल्कुल छोटे रूप में प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लघु रिपोर्ट कहते हैं, संक्षिप्त और सही एवं निष्पक्ष होती है। फिर इसकी विशेषताएं देख लीजिए। दूसरा होता है दीर्घ रिपोर्ट यानी औपचारिक रिपोर्ट भी इसको कहते हैं। तीसरा होता है औपचारिक अथवा दीर्घ रिपोर्ट की तैयारी। ओके, और इसके पहले हमने प्रतिवेदन का प्रारूप देखा ही, किस तरह से
प्रतिवेदन जो है तैयार किया जाता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए कि एक प्रतिवेदन तैयार करिए, ठीक है ना, वहाँ पे एक टॉपिक दे दिया जाए तो आप किस तरह से करेंगे, घटना संबंधी जांच प्रतिवेदन का प्रारूप इस तरह से होगा, ठीक है। फिर सीधे से प्रतिवेदन लेखन रिपोर्टिंग यानी कैसे लिखते हैं तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे जैसे टॉपिक दे दिया है कि विद्यालय में 2 जनवरी 2017 को संपन्न हुई प्रेमचंद साहित्य सभा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो किसी अध्ययन के विषय या सभी तथ्यों की जांच करके उस संबंध में निष्कर्ष निकालना, सुझाव प्रस्तुत करना ही प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहा जाता है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल से शब्दों में है, ठीक है ना। अब कार्यालयीन लेखन का क्या तात्पर्य है, यानी कार्यालयीन लेखन, लेखन जो विभिन्न कार्यालयों में संपन्न किए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ सरकारी अर्ध सरकारी से मतलब नहीं है। प्रतिवेदन की मुख्य परिभाषा क्या होगी, रिपोर्ट तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब यहाँ पे प्रतिवेदन की पहचान करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गए। तो इसमें से यही थोड़ा सा कार्यवृत्ति देख लेते हैं, कार्यवृत्ति क्या होता है, ठीक है। कार्यवृत्ति यानी मिनट्स, ठीक है, यानी जो बैठक वगैरह होती हैं जो बुलाई जाती हैं। तो किसी भी सरकारी, गैर सरकारी विभाग, अनुभाग अथवा किसी समिति की बैठक बुलाने का कार्य उस समिति विभाग का सदस्य, सचिव, अध्यक्ष की अनुमति से उसके दिनांक तथा समय निश्चित कर करता है, ठीक है। वह समिति के सदस्यों को आमंत्रित करता है और इस निमंत्रण में विचार के लिए तय किए गए मुद्दों का भी उल्लेख होता है, जिसे कार्यसूची कहते हैं। कार्यवृत्ति या कार्यसूची, सपोज डेट आप समझ लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं कहूंगी आपसे कि मैं 2 बजे जो है एक लाइव क्लास लूंगी, जिसमें आप सभी लोग आइएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि मैं हेड हूँ, मेरा ये चैनल है, ठीक है। और आप लोग 2 बजे आते हैं और उसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये मैंने किया, तो मैंने का मतलब यहाँ सरकारी, गैर सरकारी जो विभाग होते हैं वो होता है। मैंने आपको बुलाया तो एक लाइव क्लास ली, तो क्या हुआ, एक मीटिंग के जैसा हो गया, लाइव क्लास यानी मीटिंग हो गया, ठीक है ना। और वहां पर जो है मैंने आपको टाइम बता दिया, कल बता दिया तो वो दिनांक हो जाता है, टाइम बता दिया तो वो क्या हो जाता है, समय हो जाता है, निश्चित समय पर 2 बजे 3 बजे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है कार्यसूची। तो यहाँ पे मैंने आपको आमंत्रित किया, एक निश्चित समय निश्चित टाइम पे आपको बुलाया और वहां पे मैंने अपने विचार रखे और आपने भी अपने विचार रखे, आपने भी क्वेश्चन पूछे, मैंने उसका जवाब दिया। तो क्या हुआ, ये कार्यसूची हुआ, ठीक है ना। और बैठक संपन्न होने के बाद सदस्य सचिव का दायित्व है कि वह बैठक का कार्यवृत्त यानी मिनट्स तैयार करे, जिसमें बैठक में हुई कार्यवाही का मुद्दों के अनुसार विवरण और किए गए निर्णयों को लिखित रूप में तैयार किया था। रिपोर्ट के अंतर्गत ही आएगा कि अब उस बैठक में क्या क्या हुआ। जो सदस्य का सचिव होता है, ठीक है ना, जो सदस्य या फिर सचिव होते हैं, मेन होते हैं मीटिंग में, उनका ये मेन काम होता है कि वो मिनट्स, कार्यवृत्त यानी मिनट्स होते हैं, दर मिनट यानी जो जिस वक्त जिसने क्वेश्चन रखे, जिसने सवाल किए, तो हर एक मिनट का हिसाब वहां पे रखा जाता है। तो इस तरह से वो एक लिखित रूप से एक ब्यौरा तैयार कर लेता है, खाका तैयार कर लेता है, रिपोर्ट तैयार कर लेता है। वो क्या कहलाता है, वो कार्यवृत्त कहलाता है कि इस मीटिंग के अंतर्गत ये काम हुए, ये क्वेश्चन पूछे गए, इसने क्वेश्चन पूछा तो उसने जवाब दिया, ये सभी जो ब्यौरा होता है वो कार्यवृत्त कहलाता है, ठीक है ना। ओके, राइट, चलिए इतना समझ में आ गया। तो कार्य सूची में क्या होता है, मतलब सरकार, गैर सरकार या अनुभाग विभाग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं या सचिव या अध्यक्ष होते हैं वो मीटिंग बुलाते हैं, ठीक है, या फिर सदस्य सचिव के अध्यक्ष की अनुमति से दिनांक और दिन निश्चित करते हैं और साथ में सभी को आमंत्रित करते हैं। और आमंत्रित करने के बाद जो एक मुद्दा होता है, मेन टॉपिक होता है, उसके बारे में वहां पे विचार विमर्श किया जाता है, वो कार्य सूची कहलाता है। ये इतना कार्य किया गया, अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई, कार्य किया गया। तो मीटिंग स्टार्ट होने के पहले जो जो काम किए जाते हैं वो कार्य सूची में आ जाएगा। और मीटिंग स्टार्ट हो गई, अब वहां पे जो भी क्वेश्चन है, जो भी उद्देश्य है, जो भी मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं, उनके जवाब दिए जाते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, ये आ जाता है किसके अंतर्गत, कार्यवृत्त के अंतर्गत, ठीक है ना। कुछ ऐसा अंतर नहीं थी, ये अंतर यहाँ पे इतना मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। हाँ, कार्यवृत्त और कार्य सूची क्या कहलाता है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, तो ये आपको अपने माइंड में रखना होगा। इसमें जो है प्रतिवेदन रिपोर्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कार्य जो वृत्त है, जो लेखन प्रक्रिया है,
वो किस तरह की होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो प्रत्येक विषय पर चर्चा के बाद यदि कोई निर्णय लिया गया हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि ये निर्णय इस मीटिंग का निकला। ठीक है, प्रत्येक विषय के सामने उस अधिकारी कार्यालय अधीक्षक का नाम होना चाहिए जो आगे जिम्मेदार है, तो संबंधी अनुमति कार्रवाई करेगा। जो निर्णय लिया गया ये किसका निर्णय लिया गया, आगे चल के क्या काम होगा, तो किसका डिसीजन है, तो अध्यक्ष अधीक्षक का नाम वहां पे होना चाहिए और अध्यक्ष उसी रूप में संशोधन के साथ अनुमति प्रदान करते हुए उस कार्यवृत्त के प्रारूप पर हस्ताक्षर कर देते हैं। वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए मेरे ख्याल से इसमें इतना काफी है। तो बोध प्रश्न दिए हुए यहाँ पे। ओके, ठीक है, ये सारांश है। सारांश आप देख लीजिएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट यूनिट होगी वो क्या होगी, किसी भी बैठक यानी मीटिंग में, ये देखिए ये मीटिंग, ठीक है, कोई भी चर्चा, परिचर्चा, निर्णयों का लेखा जोखा जो भी किया जाता है, लेखा जोखा, निर्णयों का लेखा जोखा यानी कार्यवृत्त। ठीक है, कार्यवृत्त यानी मिनट्स जो होते हैं सदस्य सचिव द्वारा तैयार किया जाता है, जो अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद सूचनार्थ कार्य निष्पादन के लिए भेजा जाता है। तो ये क्या हो जाता है, मीटिंग्स यानी बैठक जो होती है। ओके ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट यूनिट लेंगे, आपके नेक्स्ट उसमें लेंगे क्लास में सृजनात्मक लेखन देख लेंगे, यूनिट 10 लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ में हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। बाय।